हेलो दोस्तों, आज जो वीडियो हमारी चलने वाली है वो है लक एंड हार्डवर्क। क्योंकि हर कोई कहता है कि मेरा लक अच्छा नहीं है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे उसके हिसाब से फल नहीं मिलता है, अनसक्सेसफुल रहते हैं अपनी लाइफ में। तो उसी को लेके चलते हैं। तो लक एंड हार्डवर्क बाय रविंद्र परमार। नेक्स्ट में क्या है, ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या है, प्रोजेक्ट 523 की कहानी। कड़ी मेहनत की शक्ति। भाग्य या कड़ी मेहनत, पूर्ण सफलता बनाम सापेक्ष सफलता, दोनों कहानियां सत्य हैं। सफलता की ढलान, भाग्य को अपने पक्ष में कैसे लाएं। इसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, 1997 में प्रसिद्ध निवेशक और बहु अरबपति वॉरेन बफेट ने एक विचार प्रयोग प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए कि आपके जन्म से 24 घंटे पहले एक जिन आपके पास आता है। कहानी इस प्रकार है। जिन कहता है कि आप जिस समाज में प्रवेश करने वाले हैं उसके नियम आप तय कर सकते हैं और आप जो चाहें डिजाइन कर सकते हैं। आपको सामाजिक नियम, आर्थिक नियम, सरकारी नियम डिजाइन करने होते हैं और वे नियम आपके जीवन काल, आपके बच्चों के जीवन काल और आपके नाती पोतों के जीवन काल तक लागू रहेंगे। उन्होंने कहा, लेकिन इसमें एक आप नहीं जानते कि आप अमीर या गरीब, पुरुष या महिला, अशक्त या स्वस्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका या अफगानिस्तान में पैदा होंगे। आपको बस इतना पता है कि आपको 5.8 बिलियन गेंदों से गेंदों वाले बैरल से एक गेंद निकालनी है और वह आप है। बफेट आगे कहते हैं, दूसरे शब्दों में आप उस चीज़ में भाग लेने जा रहे हैं जिसे मैं ओबेरियन लॉटरी कहता हूँ, और यह आपके जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण चीज़ है। यह इस बात यह इस बात की कहीं ज़्यादा तय करेगा कि आप किस स्कूल में जाते हैं। पेट लंबे समय से सफलता में भाग्य की भूमिका के समर्थक रहे हैं। अपने 2014 के वार्षिक पत्र में उन्होंने लिखा, अजीब किस्मत से मेरे बिजनेस पार्टनर चार्ली और मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए और हम इस जन्म के संयोग से हमें मिले आश्चर्यजनक लाभों के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। इस तरह से समझाए जाने पर जीवन में भाग्य, यक्षता और सौभाग्य के महत्व को नकारना कठिन लगता है, और वास्तव में ये कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन आइए एक दूसरी कहानी पर विचार करते हैं। प्रोजेक्ट 523 की कहानी। 1969 में वियतनाम युद्ध के 14वें वर्ष के दौरान तू यूयू नामक एक चीनी वैज्ञानिक को बीजिंग में एक गुप्त अनुसंधान समूह का प्रमुख नियुक्त किया गया था। इस इकाई को केवल इसके कोड नाम प्रोजेक्ट 523 से ही जाना जाता था। चीन वियतनाम का सहयोगी था और प्रोजेक्ट 523 को मलेरिया रोधी दवाएं विकसित करने के लिए बनाया गया था, जिन्हें सैनिकों को यह बीमारी एक बड़ी समस्या बन गई थी। युद्ध में मरने वाले वियतनामी सैनिकों की तरह ही जंगल में भी मलेरिया से कई सैनिक मर रहे थे। तू ने अपना काम शुरू किया और हर जगह सुराग ढूंढने लगी। उसने पुराने लोक उपचारों के बारे में मैनुअल पढ़े। उसने सैकड़ों या हजारों साल पुराने प्राचीन ग्रंथों को खंगाला। वह दूर दराज के इलाकों में ऐसे पौधों की तलाश की गई कि जिनमें इलाज हो सकता था। महीनों की मेहनत के बाद उनकी टीम ने 600 से ज़्यादा पौधे इकट्ठा किए और लगभग 2000 संभावित उपचारों की सूची बनाई। धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से तूने संभावित दवाइयों की सूची को 380 तक सीमित कर दिया और उन्हें प्रयोगशाला के चूहों पर एक एक करके उन्होंने कहा, यह परियोजना का सबसे चुनौतीपूर्ण चरण था। यह बहुत ही श्रम साध्य और थकाऊ काम था, खासकर तब जब तक आपको एक से एक के बाद एक असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था। सैकड़ों परीक्षण किए गए, उनमें से अधिकांश से कुछ भी नहीं निकला, लेकिन एक परीक्षण किंग हाउ नामक मीठे नागदौने के पौधे से निकाला गया। अर्क आशाजनक लग रहा था। तू इस संभावना से उत्साहित थी, लेकिन उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद यह पौधा कभी कभार ही शक्तिशाली मलेरिया रोधी दवा बना पाता था। यह हमेशा काम नहीं करता था। उनकी टीम 2 साल से काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि उन्हें फिर से शुरुआत से शुरू करने की ज़रूरत है। तूने हर टेस्ट की समीक्षा की और हर बात
को फिर से पढ़ा ताकि वह ऐसी चीज़ के बारे में सुराग ढूंढ सके जो उसने छोड़ दी थी। फिर जादुई तरीके से वह 1500 साल से भी पहले लिखी गई एक प्राचीन चीनी पुस्तक द हैंडबुक ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर इमरजेंसीज में एक वाक्य पर ठिठक गई। समस्या गर्मी की थी। अगर निष्कर्षण प्रक्रिया के दौरान तापमान बहुत अधिक होता तो मीठे वर्मवुड पौधे में मौजूद सक्रिय तत्व नष्ट हो जाते। तूने कम क्वथनांक वाले विलायकों का उपयोग करके प्रयोग को फिर से डिजाइन किया और फिर आखिरकार उसके पास एक एंटी मलेरिया दवा थी जो हर समय 100% काम करती थी। यह एक बहुत ही बड़ी सफलता थी, लेकिन असली काम तो अभी शुरू हुआ था। कड़ी मेहनत की शक्ति कड़ी मेहनत की शक्ति यानी हार्ड वर्क की शक्ति क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक सिद्ध दवा हाथ में होने के बाद अब मानव परीक्षण का समय आ गया था। दुर्भाग्य से उस समय चीन में नई दवाओं के लिए परीक्षण करने वाले कोई केंद्र नहीं थे और परियोजना की गोपनीयता के कारण देश के बाहर किसी सुविधा में जाने का सवाल ही नहीं उठता था। वे एक मृत अंत तक पहुंच गए थे। तभी तूने दवा आजमाने वाली पहले इंसान बनने की इच्छा जताई। चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में सबसे साहसिक कदम उठाते हुए उसने और प्रोजेक्ट 523 के 2 अन्य सदस्यों ने खुद को मलेरिया से संक्रमित किया और अपनी नई दवा की पहली खुराक ली। इसने काम किया। हालांकि एक महत्वपूर्ण दवा की खोज और अपनी जान जोखिम में डालने की इच्छा के बावजूद तू को अपनी खोजों को बाहरी दुनिया के साथ साझा करने से रोक दिया गया था। चीनी सरकार के सख्त नियम थे जो किसी भी वैज्ञानिक जानकारी को प्रकाशित करने पर रोक लगाते थे। तूने एक अपना शोध जारी रखा। अंततः दवा की रासायनिक संरचना को सीखा, एक यौगिक जिसे आधिकारिक तौर पर अटोनमिसिन एटोर्निमेसिसन के रूप में जाना जाता है और दूसरी मलेरिया रोधी दवा भी विकसित की। सन 1978 में जब वह काम शुरू करने के लगभग एक दशक बाद और वियतनाम युद्ध समाप्त होने के 3 साल बाद तू के काम को आखिरकार बाहरी दुनिया के सामने लाया गया। मलेरिया से बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उपचार की सिफारिश करने से पहले उन्हें वर्ष 2000 तक इंतजार करना पड़ा। आज मलेरिया के रोगियों को आटोमिसिन उपचार 1 बिलियन से अधिक बार दिया जा चुका है। माना जाता है कि इसने लाखों लोगों की जान बचाई है। तो यूयू नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला चीनी नागरिक हैं और चिकित्सा विज्ञान में प्रमुख योगदान के लिए लास्कर पुरस्कार पाने वाली पहली चीनी व्यक्ति हैं। अब देखते हैं भाग्य या कड़ी मेहनत। भाग्य या कड़ी मेहनत, तो इसमें क्या होता है, तो यूयू बहुत भाग्यशाली नहीं थी। उसके बारे में मेरा पसंदीदा तथ्य यह है कि उसके पास कोई उच्च डिग्री नहीं थी, विदेश में कोई शोध अनुभव नहीं है और किसी भी चीनी राष्ट्रीय अकादमी की सदस्यता नहीं है। एक उपलब्धि जिसने उसे 3 नहीं कि प्रोफेसर उपनाम दिलाया है। लेकिन वह वाकई बहुत मेहनती थी, लगातार मेहनती, दृढ़ निश्चयी। दशकों तक उसने हार नहीं मानी और परिणाम स्वरूप उसने लाखों लोगों की जान बचाने में मदद की। उसकी कहानी इस बात का शानदार उदाहरण है कि सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। अभी कुछ मिनट पहले यह उचित लग रहा था कि ओवेरियन लॉटरी आपके जीवन में आपकी सफलता का अधिकांश हिस्सा निर्धारित करती है, लेकिन यह विचार भी उतना ही उचित लगता है कि कड़ी मेहनत मायने रखती है। जब आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको आमतौर पर कम प्रयास से बेहतर परिणाम मिलते हैं। हालांकि हम भाग्य के महत्व को नकार नहीं सकते, लेकिन हर किसी को यह एहसास होता है कि कड़ी मेहनत वास्तव में फ़र्क लाती है। तो यह क्या है? सफलता का निर्धारण क्या करता है? कड़ी मेहनत या सौभाग्य क्या होता है? प्रयास या यक्षता क्या होता है? मुझे लगता है कि हम सभी समझते हैं कि दोनों कारक एक भूमिका निभाते हैं, लेकिन मैं आपको यह निर्भर करता हूँ से बेहतर उत्तर देना चाहूँगा। मैं इस मुद्दे को 2 तरीके से देखता हूँ: पूर्ण सफलता बनाम सापेक्ष सफलता, यानी कि हाफ सक्सेसफुल एंड फुल सक्सेसफुल। इस प्रश्न का उत्तर देने का एक तरीका यह है कि भाग्य निरपेक्ष अर्थ में अधिक मायने रखता है और कड़ी मेहनत
सापेक्ष अर्थ में अधिक मायने रखती है। निरपेक्ष दृष्टिकोण दूसरों की तुलना में आपकी सफलता के स्तर पर विचार करता है। किसी व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्या बनाता है, इस स्तर पर देखा जाएगा। तो सफलता लगभग हमेशा भाग्य के कारण होती है। भले ही आप एक अच्छा प्रारंभिक निर्णय लें, जैसे बिल गेट्स ने कंप्यूटर कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया, आप उन सभी कारकों को नहीं समझ पा सकते जो विश्व स्तरीय परिणाम देते हैं। एक सामान्य नियम के रूप में सफलता जितनी शानदार होगी, उसके कारण होने वाली परिस्थितियां उतनी ही चरम और असंभावित होंगी। यह अक्सर सही जीन, सही कनेक्शन, सही समय और हजारों अन्य प्रभावों का संयोजन होता है, जिसका अनुमान लगाने के लिए कोई भी बुद्धिमान नहीं होता। एक सामान्य नियम के रूप में सफलता जितनी अधिक विलक्षण होगी, उसके कारण बनने वाली परिस्थितियां उतनी ही अधिक चरम और असंभावित होंगी। फिर सापेक्ष दृष्टिकोण है, जो आपके समान लोगों की तुलना में आपकी सफलता के स्तर पर विचार करता है। उन लाखों लोगों के बारे में क्या, जिन्होंने समान स्तर की शिक्षा प्राप्त की, समान पड़ोस में पले बढ़े या समान स्तर की आनुवंशिक प्रतिभा के साथ पैदा हुए। ये लोग समान परिणाम प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तुलना जितनी अधिक स्थानीय होगी, उतनी ही अधिक सफलता कड़ी मेहनत से निर्धारित होगी। जब आप खुद की तुलना उन लोगों से करते हैं जिन्होंने समान स्तर की किस्मत का अनुभव किया है, तो अंतर आपकी आदतों और विकल्पों में होता है। पूर्ण सफलता भाग्य और सापेक्ष सफलता विकल्प और आदतें हैं। इस परिभाषा से एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि स्वाभाविक रूप से सामने आती है। जैसे परिणाम अधिक चरम होते हैं जाते हैं, भाग्य की भूमिका बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे आप पूर्ण रूप से अधिक सफल होते जाते हैं, हम आपकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा भाग्य को दे सकते हैं। दोनों कहानियाँ सत्य हैं। कभी कभी लोगों को इन दोनों अंतर्दृष्टियों को एक साथ रखने में परेशानी होती है। परिणामों पर वैश्विक या स्थानीय अर्थ में चर्चा करने की प्रवृत्ति होती है। पूर्ण दृष्टिकोण अधिक वैश्विक है। अमेरिका में जन्मे एक अमीर व्यक्ति और अत्यधिक गरीबी में जन्मे और प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के बीच क्या अंतर होता है। इस दृष्टिकोण से सफलता पर चर्चा करते समय लोग ऐसी बातें कहते हैं, आप अपने विशेषाधिकार को कैसे नहीं देख सकते? क्या आपको एहसास नहीं है कि आपको कितना कुछ दिया गया है? सापेक्ष दृष्टिकोण अधिक स्थानीय है। आप और उन सभी लोगों के बीच परिणामों में अंतर क्या बताता है, जो एक ही स्कूल में गए या एक ही पड़ोस में पले बढ़े या एक ही कंपनी के लिए काम किया। स्थानीय दृष्टिकोण से सफलता पर विचार करते समय लोग ऐसी बातें कहते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि मैंने कितनी मेहनत की? क्या तुम उन विकल्पों और बलिदानों को समझते हो जो मैंने किए, जो दूसरों ने नहीं किए? मेरी सफलता को किस्मत मानकर खारिज करना मेरी मेहनत का मूल्य कम करना होता है। अगर मेरी सफलता किस्मत या मेरे माहौल की वजह से है, तो फिर मेरे पड़ोसी या सहपाठी या सहकर्मी ऐसा क्यों नहीं कर पाए? दोनों कहानियाँ सच हैं। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीवन को किस नज़रिए से देखते हैं। सफलता की ढलान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। भाग्य और कड़ी मेहनत के बीच संतुलन की जांच करने का एक और तरीका है। वह यह है कि इस बात पर विचार किया जाए कि समय के साथ सफलता किस प्रकार प्रभावित होती है। कल्पना कीजिए कि आप सफलता को ग्राफ पर मैप कर सकते हैं। सफलता को y अक्ष पर मापा जाता है, समय को x अक्ष पर मापा जाता है, और जब आप पैदा होते हैं तो बफेट की ओवेरियन लॉटरी से आप जो गेंद निकालते हैं, वह y इंटरसेप्ट निर्धारित करती है। जो लोग भाग्यशाली पैदा होते हैं, वे ग्राफ पर ऊपर शुरू होते हैं। जो लोग कठिन परिस्थितियों में पैदा होते हैं, वे नीचे शुरू होते हैं। कुंजी यह है, आप केवल अपनी सफलता की ढलान को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी प्रारंभिक स्थिति को नहीं। एटॉमिक हैबिट्स ने लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितने सफल या असफल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी आदतें आपको सफलता की राह पर ले जा रही हैं या नहीं। आपको अपने वर्तमान परिणामों की तुलना में अपने वर्तमान प्रक्षेप पथ के बारे में या अधिक चिंतित होना चाहिए। आप केवल अपनी सफलता की ढलान को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी प्रारंभिक स्थिति को नहीं। सकारात्मक ढलान और पर्याप्त समय और प्रयास के साथ
आप उस जमीन को वापस पाने में भी सक्षम हो सकते हैं जो दुर्भाग्य के कारण खो गई थी। मुझे लगा कि यह उद्धरण इसे अच्छी तरह से सारांशित करता है। एक दौड़ की शुरुआत से जितना अधिक समय बीतता है उतना ही दूसरों को मिली बढ़त मायने नहीं रखती। बेशक यह हमेशा सच नहीं होता। एक गंभीर बीमारी आपके स्वास्थ्य को खत्म कर सकती है। पेंशन फंड का खत्म होना आपकी रिटायरमेंट बचत को बर्बाद कर सकता है। बेशक यह हमेशा सच नहीं होता। एक गंभीर बीमारी आपके स्वास्थ्य को खत्म कर सकती है। पेंशन फंड का खत्म होना आपकी रिटायरमेंट बचत को बर्बाद कर सकता है। इसी तरह कभी कभी किस्मत लगातार फायदा या नुकसान देती है। वास्तव में एक अध्ययन में पाया गया कि अगर सफलता को धन से मापा जा सकता है तो सबसे सफल होना लोग लगभग निश्चित रूप से मध्यम प्रतिभा और असाधारण किस्मत वाले होते हैं। किसी भी मामले में दोनों को अलग करना असंभव है। वे दोनों मायने रखते हैं और समय समय के साथ कड़ी मेहनत अक्सर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल बुरी किस्मत पर काबू पाने के लिए है बल्कि अच्छी किस्मत का लाभ उठाने के लिए भी सच है। बिल गेट्स इतिहास में सही समय पर माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने के लिए अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली रहे होंगे, लेकिन दशकों की कड़ी मेहनत के बिना यह अवसर बर्बाद हो गया होता। समय हर लाभ को खत्म कर देता है। यदि सफलता को कायम रखना है तो किसी न किसी स्तर पर अच्छे भाग्य के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती ही है। भाग्य को अपने पक्ष में कैसे करें? टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है। भाग्य को अपने पक्ष में कैसे करें? परिभाषा के अनुसार किस्मत आपके नियंत्रण से बाहर है। फिर भी यह समझना उपयोगी है कि यह क्या भूमिका निभाता है और यह कैसे काम करता है, ताकि आप उस पर उस समय के लिए तैयार हो सकें जब भाग्य या दुर्भाग्य आपके रास्ते में आए। गणितज्ञ और कंप्यूटर इंजीनियर रिचर्ड हैमिंग ने अपने शानदार भाषण आप और आपका शोध में महान काम करने के लिए क्या करना पड़ता है इसका क्या सारांश अ, इसका सारांश देते हुए कहा, वास्तव में भाग्य एक तत्व होता है और नहीं, ऐसा नहीं है। तैयार दिमाग देर सवेर कुछ महत्वपूर्ण खोज लेता है और उसे कर देता है। तो हाँ, यह भाग्य है। आप जो खास काम करते हैं वह भाग्य है, लेकिन आप